हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, पहला प्रश्न है कि परागकोश में होते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी बाह्यदल, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई जो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे। हमारा प्रश्न है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो CO2 होता है। क्या होता है, CO2। ठीक है, आगे। जल परागित पुष्पों में परागकण होता है हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे और उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। क्या होते हैं, तो सूखे होते हैं। क्या होते हैं, सूखे होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी से भीगने से क्या करती है, बचाती है। क्या करती है, बचाती है। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। ऑप्शन ए वायुदा, ऑप्शन बी केशिकात्व, ऑप्शन सी ऑस्मेटिक दाब और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन की बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी ऑस्मोटिक दाब, जिसको हम लोग परासरण दाब के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब होता है। ऑस्मोटिक दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और बात करेंगे तो एंडोसिस्म की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ बालों में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है जबकि जड़ बाल कोशिका रस हाइपरटोनिक है। फिर कोशिका से कोशिका पराशर द्वारा आर्टिक्यूल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ की जाइलम तक पहुंचता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें गांठ एवं पर होता है और इसमें क्लोरोफिल की क्या होती है, कमी होती है और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चाहे तो हम लोग इसका डिस्कस भी दे सकते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर होते हैं। पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियाँ, पर्ण कलिकाएँ एवं सल्क पत्र पाए जाते हैं। पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण हल्दी, अदरक, केला आदि।
ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बात करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल, कोरोला, स्टेमेन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब कि जो वास्तव में फल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कार्पेल के नाम से इसको जानते हैं, जो हमारा फल बनाता है निषेचन के बाद। निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्टिकर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित हो जाता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो है हिमालयन यू नामक जो है पौधा पाया जाता है। चाहेंगे तो हम लोग इसका डिस्कस भी दे सकते हैं। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों में टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो हिमालयन यू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो कैंसर के इलाज में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है, मानव आँख की फोकस जोन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पीपुल, कार्निया, सिलियरी मसल्स और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सिलियरी मसल्स के कारण जो होता है उसकी फोकस जोन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको हम लोग चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, डी से दे सकते हैं। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कार्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो सिलियरी मसल के कारण जो होता है उसकी फोकस दूरी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, यानी जिसको हम लोग अश्रु ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं, ये जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, चाहेंगे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनसे स्रावित पदार्थ ऊतक और द्रव्य के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां में रुधिर वाहिनियां अपेक्षाकृत अधिक होती है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क या एड्रिनल जिसको हम लोग बोलते हैं, और पैराथायराइड ग्रंथि और पीनियल बॉडी। लैक्रिमल ग्रंथि आँख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होती है। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ती है जो आँख की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह इनसे चिकना व नम बनाता है। इन लैक्रिमल स्रावों समांतर आंसू के रूप में गिरते हैं। तो लैक्रिमल ग्रंथि क्या होती है, तो यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, आगे रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लेटलेट, प्लाज्मा, लसिका, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है हमेशा किस अवस्था में होता है, तो ये जो होता है तरल माध्यम में होता है या तरल अवस्था में होता है। रक्त प्लाज्मा एक का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव्य होता है जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? एमिनो एसिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि पाचन के बाद जब भी प्रोटीन के परिवर्तन की बात करेंगे तो ये किस में चेंज होता है, तो एमिनो एसिड में परिवर्तन होता है। इसका इसमें चेंज किस में होता है, तो एमिनो एसिड में इसको चेंज करता है। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन एमिनो एसिड में वसा ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाता है।
प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा, जिसको मेरास्मस रोग तथा क्वाशीरियोकोट नामक रोग इसकी कमी की क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, तो प्रोटीन से ये बनने वाले कारण हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, खासकर शिशुओं में। ठीक है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? दात्र कोशिका अरक्तता, रक्त गुल्म, हीमोफीलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होता है राइट ऑप्शन है। दात्र कोशिका जो अरक्तता होता है इसमें क्या होता है, तो ये त्रुटिपूर्ण के कारण इसमें दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम लोग चाहेंगे तो इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दात्र कोशिका अरक्तता में दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हीमोग्लोबिन एस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? तो ऑप्शन ए प्लिया, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई जो है, डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। क्योंकि जो हमारे शरीर में जो मलेरिया जो परजीवी का जो भंडारण होता है वो कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं, तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं, जहां वे 1 वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वे यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं में को संक्रमित कर देते हैं और हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का क्या करता है, भंडारण स्थल जो होता है कहाँ पे होता है, तो ये यकृत में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पसली, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी कान, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सेरेबेलम होता है, क्या होता है सेरेबेलम, ये क्या करता है, तो मानव शरीर को क्या करता है, संतुलन को नियंत्रित करता है। इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस फ्रेंड्स। अनुमस्तिष्क तथा अथवा सेरेबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी जो शुक्रवाहिका होती है ये जो होता है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसका हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग है। शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियां की बनी होती हैं। अधिवृषण के शेष शुक्राणु शुक्रवाहिकों में पहुंचते हैं। ये शुक्राणुओं के आगे बढ़ाने का क्या करते हैं, तो इसको कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमानुकुंचन, उपयुक्त में से एक से अधिक। और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। जब भी आहार नाल की जो दीवारें होती हैं संकुचन मतलब है सिकुड़ती हैं या विस्तार करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रमाकुंचन के नाम से इसको जानते हैं। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमानुकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली तथा ग्रास नली से मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि एंडोल्फिन नामक तरल पदार्थ किस में होता है?
ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है इसका एस्केरिस, ऑप्शन बी आँख और ऑप्शन सी जो है आंतरिक कर्ण में उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी आंतरिक कर्ण में जो है ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका एंडोलिफ्म एक तरल पदार्थ होता है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लाइब्रेरी में मौजूद होता है। कणावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? इन्वर्टेस, माल्टेस, जाइमेस और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी जाइमेस जो होता है ग्लूकोज को क्या करता है तो एथिल अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं। जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम क्लोन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है क्रिया करता है, ठीक है। चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं आरबीसी के उत्पादन में, रक्त स्कंदन में, डब्ल्यूबीसी के उत्पादन में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रक्त पट्टिकाणु होते हैं ये क्या करते हैं तो रक्त स्कंदन में क्या करते हैं मदद करते हैं। किसे मदद करते हैं तो रक्त स्कंदन में क्या करते हैं मदद करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग देख सकते हैं। इसका रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स इसको पट्टिकाणु कहते हैं। शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती हैं। मानव शरीर के रक्त में सामान्य प्लेटलेट्स अकाउंट 1.5 से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो प्लेटलेट्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं तो ये जो होता है यानी रक्त स्कंदन का क्या काम करते हैं, ठीक है। रक्त स्कंदन का काम करते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है? थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी जो अग्न्याशय होता है ये क्या होता है तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। अग्न्याशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में यह एक अंतः अग्न्याशी द्रव का स्राव करता है जिसे बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ जो है जीव विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा फ्रेंड्स। इसकी श्रृंखला हम लोग लेकर लगातार चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।